Hello, everybody. Welcome to this bullet revision series for CA Final Direct Taxes and International Taxation Batch applicable for November 24 again. आज ना सुपर फास्ट ट्रैक तरीके से ना कवर करने वाले एक ऐसा चैप्टर जो आप हमेशा इग्नोर करते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर आराम से हो जाता है, जल्दी से करेंगे सर। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस छोटा चैप्टर है, जैसा आप इंटर पढ़ के आओ सेम टू सेम वैसा ही फाइनल में, कोई ज्यादा इसमें है नहीं। सर चार्जिंग सेक्शन 56(1) क्या कहता है? सर एनी इनकम विच इज नॉट चार्जेबल अंडर एनी फोर हेड, किसी भी दूसरे हेड में टैक्स चार्जेबल नहीं है। और सर कहता है इनकम एग्जेम्प्ट भी नहीं है, यानी एग्रीकल्चर इनकम भी नहीं है। सर वो सारी की सारी इनकम ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएंगी। सर कौन-कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी, एक बार ध्यान से सुनना। डिविडेंड इनकम यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी। डिविडेंड के बारे में और डिटेल में चर्चा है, बाद में देखेंगे। सर कहते हैं अगर कोई इंटरेस्ट फ्रॉम सिक्योरिटीज है, बैंक डिपॉजिट्स है, सर लोन गिवन पे इंटरेस्ट है, या फिर सर आईटी रिफंड में ना, सर ये भी आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, अगर उस हेड में किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं होता तो। फिर कहता है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, पजल गेम्स, कार्ड गेम्स, सर ये सब ना कैजुअल इनकम मानी जाएगी। सर इसको हम टैक्स रेट्स वाले चैप्टर में रिवाइज करके आए, नहीं किया तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग, सर ये भी टैक्स रेट्स ये कर लिया। सर ये अमेंडमेंट है, ध्यान देना। ऑनलाइन गेमिंग जैसे आप एमपीएल वगैरह में या फिर ड्रीम इलेवन में जो पैसे कमाते हो ना, उसमें जो भी इनकम टैक्सेबिलिटी होगी ना सर, वो सारी की सारी आपकी आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। ये भी हम टैक्स रेट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आगे, रेंट फ्रॉम लेटिंग होम प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, कहता है प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का जो रेंट है ना सर, ये भी आईएफओएस में टैक्सेबल होगा, अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर कहता है अगर एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड नॉट टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी एंड सैलरी, सर अगर कोई कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर कोई पैसे मिल रहे हैं और सर वो सैलरी और पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल नहीं है ना सर, वो कहाँ टैक्सेबल होगा? सर वो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होगा। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए ना, टेलीग्राम चैनल पे पूरे नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं, आप उन नोट्स को रेफर करो, आराम से आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, आगे ध्यान से सर एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन, सर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, सर कैपिटल गेन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। सर कभी भी अगर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड होता है सर, वो ट्रांसफर माना जाता है, उसको कैपिटल गेन हेड पे टैक्सेबल कराते हैं। लेकिन सर कंपनसेशन लेट रिसीव होती है ना, तो उस लेट रिसीव पे जो इंटरेस्ट होता है ना सर, वो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाता है, वो अपने को यहाँ पे देखना है। सर कोई भी अगर एडवांस मनी फॉरफिट करेगी, सर मेरे को घर खरीदना था, घर खरीदने के लिए मैंने एडवांस मनी दी, एडवांस मनी ना सर, एडवांस मनी देने के बाद ना मैंने घर नहीं खरीदा, घर नहीं खरीदा तो सामने वाले ने मेरी एडवांस मनी फॉरफिट कर दी। कहता है अगर एडवांस मनी फॉरफिट आपने 1/4/2014 के बाद कर रखी है ना सर, उसके लिए उसके हाथ में नहीं आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगी। इसका आपको ध्यान देके चलना है। सर गिफ्ट, गिफ्ट वैसे तो एग्जेम्प्ट ट्रांसफर होता है, हम कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लेकिन ध्यान देना कि गिफ्ट अगर कोई और मिल रहा है ना सर, कोई और अदर टाइप का गिफ्ट है ना सर, यहाँ पे आपको टैक्सेबिलिटी समझनी पड़ेगी। सर अगर फैमिली पेंशन मिल रही है आपको, सर फैमिली पेंशन क्या होती है, कैसे होती है, सर ये भी अपने को यहाँ समझना है। सर अगर सैलरी ऑफ एमपी एमएलए है, सर अगर कोई एमपी एमएलए, सर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, सर इनकी जो इनकम होती है ना सर, आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाती है, क्योंकि ये सेवा कर रहे हैं ना सर देश की, ये सेवा कर रहे हैं, नहीं कोई सैलरी काम नहीं कर रहे हैं, ये कोई प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे, ये सेवा कर रहे हैं, इसकी आईएफओएस हेड में टैक्सेबल कराओगे। और सर जितना भी डेली अलाउंस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस है इसको एग्जेम्प्ट करोगे। याद रखना दोस्त, ये एमसीक्यू में आता है, एमसीक्यू में आता है ये पॉइंट, ये गलती होती है, याद करना। डेली अलाउंसेस और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं। आगे, सर जितनी भी अनडिस्क्लोज इनकम रहती है ना सर, कौन कौन 68 वाली अनडिस्क्लोज इनकम, मैंने ना सर कोई एसेट एसेट खरीद लिया जिसके बारे में मैंने डिस्क्लोज ही नहीं किया, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई कैश क्रेडिट दिख रहा था, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीद कर ली, या फिर मैंने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर कर लिया सर, मैंने हुंडी को ना कैश में बोरो कर लिया। सर इन केसेस में जो भी इनकम होती है ना सर, ये सारी की सारी भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। सर इसकी टैक्सेबिलिटी कहाँ पड़ी? हमने मिसलेनियस वाले चैप्टर में पढ़ी हुई है। ठीक है सर, अगर कोई एंजल टैक्स मिल रहा है, सर एंजल टैक्स क्या होता है? सर अगर आप कभी भी एफएमवी से ऊपर अगर शेयर्स इशू कर रहे हो, इशू प्राइस अगर एफएमवी के ऊपर, सर एफएमवी यहाँ इशू प्राइस ऊपर, तो जो भी ऊपर का टैक्स, ऊपर की इनकम है ना सर, उस पे एंजल टैक्स लगने वाला है। सर इसके बारे में डिटेल में चर्चा है आपके। सर कोई अगर डायरेक्टर की कोई सिटिंग फीस है, सर रॉयल्टी है, सर अदर देन पीजीबी, अगर डायरेक्टर का बिजनेस नहीं है ना हो, तो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर कोई कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना सर, अगर कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ना, तो भी यहाँ टैक्सेबल होगा। लेकिन ध्यान देना, अगर सर कंपनसेशन ने किसी दूसरे पर्सन से मिला हुआ है, किसी दूसरे पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर से मिला हुआ है ना, तो सर वो यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ, सर मेरे को सार्थक सर ने बोला जाओ तुम फास्ट में मत पढ़ाओ, लो इतने हमसे पैसे ले लो, फास्ट में मत पढ़ाओ। सर उस केस में क्या होगा ना, अगर मेरे को एम्प्लॉयर से मिले तो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, मेरे को फिजिक्स वाला ने बोला तुम राहुल फास्ट में क्यों पढ़ा रहे हो, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। उन्होंने मेरे को वहां से पेमेंट कर दी, तो जो भी मेरे को फिजिक्स वाला से कंपनसेशन मिल रहा है ना फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सर वो पूरा आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट में एक बहुत बड़ा हेड उसने बोल दिया कि किसी और हेड में टैक्सेबल नहीं है ना, अगर इनकम किसी भी और हेड में टैक्सेबल नहीं है ना सर, वो सारा का सारा ना आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब अब समझ में आएगा सारे सारे क्या क्या आईएफओएस हेड में टैक्सेबल होते हैं।
एक एक करके ना हर एक चीज की डिटेलिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले कहता है डीम डिविडेंड। डीम डिविडेंड क्या कहता है सर, अगर कोई भी ना फाइनल डिविडेंड मिल रहा है सर, ईयर एंड वाला डिविडेंड मिल रहा है सर, वो किस साल में टैक्सेबल होगा, जिस साल में सर डिक्लेयर हो रहा है और एजीएम हो रही है। जिस साल में एजीएम हो रही है, एजीएम में डिक्लेयर हो रहा है सर, उसी साल में टैक्सेबल हो जाएगा, भले एक साल बाद मिल जाए आपको सर, ये ड्यू बेसिस पे मिल जाएगा आपको। उसके अलावा सर अगर कोई इंटरिम डिविडेंड है सर, इंटरिम डिविडेंड कब कब टैक्सेबल होता है सर, जब रिसीव होगा तब टैक्सेबल करा देंगे। और सर अगर डीम डिविडेंड कब होता है, जिस साल में ना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अरे डीम डिविडेंड होता क्या है सर, ये भी तो बताओ, सुनो ध्यान से। ये एक बात सुन लो पहले सर, डिविडेंड ना शेयर होल्डर्स के हाथ में टैक्सेबल होता है सर, कंपनी के हाथ में एग्जेम्प्ट हो जाता है। सर डिविडेंड में टैक्स कितना लगता है सर, स्लैब रेट से टैक्स लगता है। और सर सरचार्ज कितना लगता है, मैक्सिमम सर 15% का सरचार्ज लगता है, इससे ज्यादा सरचार्ज डिविडेंड पे नहीं लग सकता। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ओके सर, समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। डीम डिविडेंड सर 5 सेक्शन होते हैं सर, ये डिविडेंड एक्चुअल में नहीं होते, लेकिन इनका नेचर माना जाता है डिविडेंड का। सर क्या क्या हो सकते हैं, सुनना ध्यान से। सेक्शन 222 ए सर, अगर किसी कंपनी ने सर अगर कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने, सर कायदे से पैसे दे सकती थी ना इसके बदले, सर अगर कोई एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तो एसेट डिस्ट्रीब्यूशन भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। सर कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ सर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, सर ये डीम डिविडेंड माना जाएगा। वेदर कैपिटलाइज और नॉट सर, अगर आपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ना अगर बोनस के रूप में डिक्लेयर करके कैपिटलाइज कर दिया सर, उतने अमाउंट का भी ना डीम डिविडेंड माना जाएगा। मैंने क्या बोला, जितना भी आप एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स सर, उतना आपके लिए डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर, अगर ना आपने कोई डिबेंचर्स इशू किए, या फिर सर आपने डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूज किए, या फिर सर अगर आपने कोई डिबेंचर स्टॉक या इशू किए सर किसी को भी, सर मान लिया जाएगा वो डीम डिविडेंड है। सर फ्री में अगर आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हो तो सामने वाले के हाथ में ना सर आपका दिया हुआ डिविडेंड सामने वाले के हाथ में डीम डिविडेंड हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस दे रहे हो ना सर, वो भी डीम डिविडेंड में कवर हो जाता है। सर कितना कवर होता है सर, टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट है ना सर उतना ही आपका डीम डिविडेंड होगा। प्रॉफिट के ऊपर अगर आप कर रहे हो ना, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से ज्यादा अगर डिवाइड कर दे रहे हो ना सर, वो डीम डिविडेंड कवर नहीं होगा। इसमें भी वेदर कैपिटलाइज और नॉट सर, अगर आपने बोनस में कन्वर्ट कर रखा है ना, तो वो अमाउंट भी आपके लिए अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का हिस्सा बनाया जाएगा और उसको भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। ठीक है। सेक्शन 222 सी क्या कहता है सर, अगर आपने लिक्विडेशन के टाइम पे ना एसेट डिस्ट्रीब्यूट किए तो जितना भी एसेट डिस्ट्रीब्यूट करें सर, वो भी डीम डिविडेंड माना जाएगा। सर कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा, फिर वापस से हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट सर, इतना डीम डिविडेंड माना जाएगा। फिर अगर कहते हैं एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर ऑन रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, सर अगर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के टाइम पे ना वो क्या रहा सर, मेरे पास 10 रुपए के फेस वैल्यू के शेयर थे, मैंने 2 रुपए रिड्यूस करके अब 8 रुपए की फेस वैल्यू के शेयर कर दिए। इस 2 रुपए के बदले ना मैंने कुछ एसेट दे दिया सर, रिडक्शन के टाइम पे जो भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ ना सर, वो डिस्ट्रीब्यूशन भी डीम डिविडेंड बन जाएगा। सर कितना डीम डिविडेंड माना जाएगा सर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वेदर कैपिटलाइज और नॉट तक का मान लिया जाएगा। फिर लास्ट में कहता है ना, इसमें तो हद कर दी, इसने तो हद कर दी, इसने कह दिया कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो सर, अगर जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, क्या कहता है, एनी पेमेंट बाय द कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सर पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड किस में नहीं होती सर, लिस्टेड कंपनीज में नहीं होती। सर लिस्टेड कंपनी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड होती है, अदर देन लिस्टेड कंपनीज में ना पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं होती। तो कहते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी, उसको ना उसमें सर अगर उसमें आप लोन का पेमेंट कर रहे हो, किसी को लोन दे रहे हो ना सर, किसी उसको लोन दे रहे हो, अगर किसी शेयर होल्डर को लोन दे रहे हो सर, 10,000 से 10% वोटिंग पावर से ज्यादा वाले शेयर होल्डर्स को लोन दे रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई भी ना सर, कोई भी अगर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड बाय पब्लिक कंपनी है, यानी प्राइवेट कंपनी या फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, वो किसी भी को भी लोन दे रही है ना सर, लोन किस कितना लोन किसको लोन दे रही है सर, ऐसे शेयर होल्डर को जिसके पास 10% से ज्यादा वोटिंग पावर्स है। या फिर सर ये जो 10% वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डर है ना, ये अगर किसी कंसर्न में ना सर सब्सटेंशियली इंटरेस्ट रख रहा है सर, अगर आप इसको लोन दे रहे हो, या फिर सर अगर आप किसी ऐसे पर्सन को लोन दे रहे हो ना जो कि शेयर होल्डर के बिहाफ पे लिया जा रहा है लोन, यानी इस शेयर होल्डर के बिहाफ पे अगर आप किसी को लोन दे रहे हो ना सर, इन तीनों को ना, जो भी आप लोन दे रहे हो ना सर, ये लोन आपके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा, ये कंपनी के लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा। सुनो ध्यान से, कहता है जितना भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स उतना ही डीम डिविडेंड माना जाएगा। अगर आपने ना प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया तो कैपिटलाइज वाले अमाउंट को सर डीम डिविडेंड नहीं मानेंगे। फिर लास्ट में क्या कहता है, अगर कहता है ना, अगर आपने लोन दिया उसको और लोन उसने मार्केट टर्म्स में इंटरेस्ट के साथ भी वापस कर दिया ना, तो भी सामने वाले के हाथ में सर डीम डिविडेंड के नाम से टैक्सेबल हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? फिर लास्ट में कहता है ना सर, 3 केसेस में ना जो आपका ये लोन वाला डीम डिविडेंड एप्लीकेबल नहीं है सर। नॉट एप्लीकेबल टू एडवांसेस सर, अगर आपने एडवांस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया है सर, फॉर एग्जाम्पल मेरे को सामान खरीदना था सर, सामान किसी शेयर होल्डर से खरीदना था, रेगुलर बेसिस पे खरीदता रहता हूँ, मैंने उसको अगर एडवांस दे दिया रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में ना सर, उसको डीम डिविडेंड नहीं मानते। सर कमर्शियल नेचर का एडवांस है सर, कमर्शियल नेचर के एडवांसेस तो चलते रहते हैं ना, ठीक है सर, वो भी चल जाएगा। फिर कहता है सर्विसेज टू एनी, मतलब इन रिटर्न टू सर्विसेज व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स। सर अगर कोई शेयर होल्डर अपने को सर्विसेज देने वाला है सर, उसके अगेंस्ट हमने उसको एडवांस दे दिया ना सर, वो भी अपने को चल जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? सर अगर कोई एसेट दे रहा है ना, हम कभी भी अगर हम एसेट दे रहे हैं ना, किसी भी एसेट को अगर डीम डिविडेंड के फॉर्म में दे रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना सर, किस सेक्शन में, सेक्शन ए बी सी डी में अगर कभी भी
एसेट दे रहे हैं, तो एसेट का कितना अमाउंट डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा? क्या बुक वैल्यू मानी जाएगी, क्या फेयर मार्केट वैल्यू? सरकार कहती है एफएमवी ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन शैल बी कंप्यूटेड एज डीम्ड डिविडेंड। सर कैपिटलाइज और नॉट मतलब क्या होता है? ऊपर हमने जो बोला कैपिटलाइज और नॉट मींस क्या आपने एक्यूमुलेट प्रॉफिट को ना सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया क्या? होता क्या कई बार बैलेंस शीट में ना आपके पास सर फ्री रिजर्व्स पड़े रहते हैं, सर फ्री रिजर्व्स 1000 करोड़ के पड़े हुए हैं, आपने क्या किया बोनस में डिक्लेयर कर दिया, तो इस 1000 करोड़ में से 500 करोड़ आपने घटा के सर शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया इन द नेम ऑफ बोनस। सर इसको बोला जाता है क्या कैपिटलाइज किया कि नहीं किया? इस पॉइंट बोला जाता है कैपिटलाइज किया कि नहीं किया। सर इतना ही था डिविडेंड का, इतना आपको समझ में आ गया? होप सो इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो सर इंटरेस्ट ऑफ टैक्स, टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम, टैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट इनकम कैसे टैक्सेबल होती है? सर जितना भी टैक्सेबल इंटरेस्ट है ना उसको कैसे कैसे टैक्स करते हैं सुनना ध्यान से। अगर कभी भी आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है सर, लोन पे मिल रहा है या सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिल रहा है, और आपका काम ही है, अगर आपका काम ही है सर लोन देना या फिर सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करना, तो जो भी इंटरेस्ट है ना वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, अदरवाइज वो है वो इंटरेस्ट पूरा का पूरा आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड चीज, अगर आपको कभी भी सर बैंक एफडी आरडी सेविंग्स अकाउंट में मिल रहा है ना सर, वो नॉर्मली सर आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। और लास्ट में कहता है ना अगर कोई आईटी रिफंड पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट सर आईएफओएस सेट में टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें एक छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी है सर, ये जो आपके इंटरेस्ट है ना सर सिक्योरिटीज वाला एफडी आरडी वाला, सर ये अक्रूवल के बेसिस पे आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। और सर जितना भी आईटी रिफंड है ना सर रिसीट वाले ईयर में टैक्सेबल हो जाएगा, अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल नहीं होने वाला। सर कुछ एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं। सर एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट के बारे में क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो भी इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है ना वो एग्जेम्प्ट इंटरेस्ट होता है। सेकंड चीज कहता है कि पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना सर, अगर इंडिविजुअल को सर 3500 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर जॉइंट अकाउंट में अगर 7000 तक का इंटरेस्ट मिल रहा है तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और लास्ट में कहता है इंटरेस्ट ऑन गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड, सर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है ना वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में एसजीबीस काउंट नहीं होते। याद करो एक सेकंड के लिए, याद करो सिर्फ एक सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूँ, याद करो। कैपिटल गेन में ना, कैपिटल गेन में आपको बताया था ट्रांसफर, कैपिटल गेन में कैपिटल एसेट डेफिनेशन में चार टाइप की चीजें कैपिटल एसेट होती हैं। चार टाइप की चीजें कैपिटल एसेट होती है। सबसे पहले मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था सारे एसेट्स कैपिटल एसेट होते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बोला था सर एफआईआई की सिक्योरिटीज, फिर लास्ट में मैंने आपको बोला था यूलिप। सर सबसे पहले बोला सारे एसेट कैपिटल एसेट होते हैं। उन सारे सारे कैपिटल एसेट्स में तो चार चीजें एक्सक्लूड की गई थी। सर क्या चार चीजें एक्सक्लूड की गई थी? पहले एक्सक्लूड किया गया था स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा एक्सक्लूड किया था मूवेबल पर्सनल एसेट, तीसरा एक्सक्लूड किया था रूरल एग्रीकल्चर लैंड, चौथा एक्सक्लूड किया था सर गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स। सर ये कैपिटल एसेट नहीं होता, ये कैपिटल एसेट नहीं होता, याद रखना इस चीज को। सर कैपिटल गेन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ था, अगर याद नहीं आ रहा उसका रिवीजन वीडियो भी डाला हुआ, उसको भी आप देखो, आपको आराम से याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर अगर प्लांट एंड मशीनरी के रेंटिंग से अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, सर हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी से मिल रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल करवा दो। अगर आपको रेंट मिल रहा है सर आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, सर पीजीपी हेड में टैक्सेबल करवा दो। लेकिन सर अगर आपको अदर वे अराउंड कभी भी हाउस, अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी से रेंट मिल रहा है ना, तो उसको आप आईएफओएस हेड में टैक्सेबल करवा दोगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर इसमें कितना रेंट अमाउंट होगा सर उसको ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल करा दो। जितना रेंट मिल रहा है ना सर ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल करा दो। सर इसके बाद में डिडक्शन ले लो आप, सर किसका? रिपेयर्स का डिडक्शन ले लो जो भी आपने किए हैं। उसके अलावा कोई इंश्योरेंस भरा है उसका डिडक्शन ले लो। सर अगर उसके अलावा अगर आपने कोई भी और खर्चा कर रखा है ना जो कि उस इनकम को कमाने के लिए खर्चा किया हुआ है ना सर, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, दोस्त थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा इस टॉपिक में। टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट भले आप पढ़ के आए लेकिन ना इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये पढ़ लिया आपका आईएफएस ऑलमोस्ट डन हो जाता है। सुनना ध्यान से, कभी भी अगर गिफ्ट मिल रहा है ना इन केसेस में तो वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। इन केसेस में ना गिफ्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है। सर कौन कौन से केसेस है? सर अगर गिफ्ट रिसीव हो रहा है, सर अगर गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव, अगर किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिला हुआ है। सर रिलेटिव कौन होता है? सर रिलेटिव बताता हूँ बाद में। सर अगर आपको गिफ्ट रिसीव रिलेटिव से मिल रहा है ना वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सर मैरिज पे गिफ्ट मिल रहा है ना, शादी के टाइम पे सर कोई गिफ्ट मिल रहा है ना, सर वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। इसी चीज क्या कहते हैं? सर अगर आपको गिफ्ट मिला हुआ है अंडर विल और इनहेरिटेंस, सर अगर ना विल के कारण आपको मिल रहा है या फिर सर इनहेरिटेंस के कारण मिल रहा है, सर उस केस में भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। सर ड्यू टू डेथ ऑफ द डोनर और द पेई, सर होता क्या कई बार ट्रस्ट वाले लोगों को ना सर डोनर के डेथ के बाद सर बहुत सारे घर मिल जाते हैं, तो अगर डेथ के कारण सर डोनर और पेई कारण आपको गिफ्ट मिल रहा है सर वो भी आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके बाद क्या बोल रहा हूँ सर, कोई लोकल अथॉरिटी से अगर आप लोगों को कोई मिल रहा है ना गिफ्ट, अगर कोई लोकल अथॉरिटी से गिफ्ट मिल रहा है ना सर वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। और फिर सर कहता है गिफ्ट रिसीव फ्रॉम, सर इनसे मिला हुआ गिफ्ट और इनको दिया हुआ गिफ्ट, इनके द्वारा दिया हुआ गिफ्ट और इनको मिला हुआ गिफ्ट ये भी एग्जाम्प्ट हो जाते हैं। सर कौन कौन से? सर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ट्रस्ट है, कोई हॉस्पिटल है जो कि सर सेक्शन 12A या 12A भी या 1023 सर चैरिटेबल ट्रस्ट वाले चैप्टर में जितने भी लोग रजिस्टर्ड है ना उन सबको अगर कोई गिफ्ट मिलता है, उन सबको अगर कोई गिफ्ट मिलता है या इन सबसे किसी को गिफ्ट मिलता है ना, वो सारा का सारा एग्जाम्प्ट हो जाता है। ओके सर कोई दिक्कत नहीं। फिर बात करते हैं फ्रॉम इंडिविजुअल बाय द ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द इंडिविजुअल। सर अगर ना किसी इंडिविजुअल से गिफ्ट अपने को मिल रहा है, सर इंडिविजुअल से अगर किसी इंडिविजुअल से गिफ्ट मिल रहा है सर जिसको ट्रस्ट से मिला था, सर वो ट्रस्ट इनकॉर्पोरेटेड ही किस चीज के लिए किया गया था? इनकॉर्पोरेटेड ने किसी बेनिफिट के लिए किया गया था ना सर, उस बेनिफिट से उस ट्रस्ट से मिला हुआ गिफ्ट भी एग्जाम्प्ट हो जाता है। उसके अलावा कहता है बाय इंडिविजुअल फॉर द ट्रीटमेंट फॉर द कोविड, सर अगर मेरे ट्रीटमेंट के लिए ना अगर मेरे को अगर गिफ्ट मिला है
अगर अगर मेरे ट्रीटमेंट के लिए मेरे मेरे कोविड ट्रीटमेंट के लिए मेरे को गिफ्ट मिला हुआ है ना सर, किससे मिला हुआ है सर, किसी खुद के लिए मिला हो या मेरी फैमिली के लिए मिला हो, सर वो एग्जम्प्ट हो जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मेरे कोविड ट्रीटमेंट के लिए अगर किसी से को गिफ्ट मिला है, मेरे को मिला हुआ है, मेरी फैमिली के ट्रीटमेंट के लिए मिला हुआ है, सर वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा कहता है ना, अगर मेरी डेथ के बाद अगर मेरी फैमिली को अगर एक्स ग्रेशिया मिल रहा है ना सर, वो एक्स ग्रेशिया भी एग्जम्प्ट हो जाएगा सर। लेकिन कोविड के केस में सर आपको देखना है, सिर्फ कोविड के केस में एक्स ग्रेशिया ना एग्जम्प्ट हो जाएगा। ध्यान देना पड़ेगा। अगर फैमिली को एक्स ग्रेशिया मिल रहा है ना, तो फैमिली में कौन-कौन कवर होता है, स्पाउस, चिल्ड्रन और डिपेंडेंट रिलेटिव, इन सबको मिलेगा। सर डेथ कब तक हो जानी चाहिए कोविड में, जिस दिन कोविड पॉजिटिव हुए थे ना उसके 6 महीने के अंदर आपकी डेथ हो जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको एक्स ग्रेशिया एग्जम्प्ट होगा। सर कितना-कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा? जितना आपको एम्प्लॉयर से मिला है ना वो 100% एग्जम्प्ट हो जाएगा, और सर किसी और पर्सन से अगर आपको एक्स ग्रेशिया मिला हुआ है तो 10 लाख तक एग्जम्प्ट हो जाएगा। ध्यान देना पड़ेगा आपको। ध्यान देना पड़ेगा सर, आपको कितने टाइम में मिल जाना चाहिए? सर 12 महीने में मिल जाना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैं क्या बोल रहा हूँ सर, अगर कोविड के टाइम पे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है ना, अगर कोविड के टाइम पे किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को मिला हुआ ना, उसकी फैमिली को मिला हुआ एक्स ग्रेशिया एग्जम्प्ट हो जाता है। सर लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। सर डेथ कब तक हो जानी चाहिए? कोविड पॉजिटिव होने के 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, और सर एक्स ग्रेशिया कब तक मिल जाना चाहिए? डेथ होने के 12 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। सर कितना एक्स ग्रेशिया अलाउड है? सर एम्प्लॉयर से मिला वो सारा अलाउड हो जाता है, और अदर पर्सन से मिला हुआ 10 लाख तक का ही अलाउ हो जाता है। क्या आपको ये समझ में आई? सर ऊपर हमने एक बात बोली सर, रिलेटिव से एग्जम्प्ट होता है, रिलेटिव से तो मिला हुआ गिफ्ट एग्जम्प्ट हो जाता है। रिलेटिव कौन-कौन होते हैं? ये रिलेटिव ना आपको 10 जगह मिलने वाला है। ये जो रिलेटिव की डेफिनिशन है ना आपको 10 जगह मिलने वाली है। सर रिलेटिव की डेफिनिशन कैसे, क्या-क्या कवर होती है, सुनना ध्यान से। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक चूहे की तरह सोचो, एक चूहे की तरह सोचो, क्या होता है रिलेटिव? सुनना ध्यान से। क्या होता है सर, एक इंडिविजुअल को पकड़ लो आप। इंडिविजुअल के साथ उसके स्पाउस को पकड़ लो। स्पाउस के साथ-साथ सर उसके लीनियल डिसेंडेंट्स पकड़ लो। लीनियल डिसेंडेंट्स पकड़ लो सर, और उनके स्पाउस पकड़ लो। ठीक है? इंडिविजुअल के सर ब्रदर सिस्टर के स्पाउस। सर इसके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर, सर इनके ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, ये आपको कवर करना है। सर इसके अलावा सर इंडिविजुअल के पेरेंट्स, मदर फादर में सर मदर के ब्रदर और फिर उसके स्पाउस, और सर मदर के फिर सिस्टर और उनके स्पाउस, यानी मौसी मौसा जी हो गए। सर फादर के भी अपने को लेना पड़ेगा सर, सेम टू सेम गोज़ विथ फादर के भी अपने को लेना पड़ेगा सर, फादर के ब्रदर सिस्टर और उनके स्पाउस, और सर अपने को देखना पड़ेगा सर इनकी वाइफ के मदर फादर, इनको भी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। ये समझ में आया क्या? नहीं समझ में, एक बार वापस से सुनो, इधर वापस से देखो सर, एक इंडिविजुअल है, सर एक स्पाउस है, इन दोनों को लेना ही पड़ेगा। इनके सर लीनियल डिसेंडेंट और उनके स्पाउस लेना पड़ेगा। सर इंडिविजुअल के सर आप ब्रदर सिस्टर को पकड़ो और उनके स्पाउस को पकड़ लो। सर इसके स्पाउस के ब्रदर सिस्टर को पकड़ो सर, उनके स्पाउस को भी पकड़ लो। सर इंडिविजुअल के मम्मी पापा मदर फादर उठा लो, सर मदर फादर के जितने ब्रदर सिस्टर है ना उनके स्पाउस उठा लो, सर जो वाइफ है ना सर, स्पाउस है ना, स्पाउस के सिर्फ मदर फादर उठाओगे, इनके स्पाउस आप नहीं, इनके वो आप ब्रदर सिस्टर नहीं उठाने वाले। प्लस सर आप लीनियल असेंडेंट ले लो, यहाँ के अपने लीनियल असेंडेंट ले लो, और सर स्पाउस की लीनियल असेंडेंट ले लो। अगर ध्यान से देखो ना आपको एक चूहे का रूप दिख रहा होगा सर, इस चूहे से आपको याद आ जाएगा कि 56 टू 10 के आपके रिलेटिव्स कौन कौन से होते हैं। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा। सर एक एचयूएफ के लिए रिलेटिव कौन कौन से होते हैं? सर एचयूएफ के लिए जितने भी उसके मेंबर्स है ना सर, वो सारे के सारे रिलेटिव हो जाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सर टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट कैसा क्या क्या होता है, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा था। सर एग्जेम्प्ट था इन फॉलोइंग केसेस में गिफ्ट, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सर 56 टू 10 में टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने ये देखा कि सर कौन कौन से गिफ्ट एग्जेम्प्ट होते हैं। मैंने आपको बोला सर रिलेटिव से मिला हुआ, सर मैरिज में मिला हुआ, वो कभी विल में मिला हुआ, सर किसी ट्रस्ट को मिला हुआ, सर कोविड के टाइम में मिला है, सर ये सारे एग्जेम्प्ट है। बाकी वाले तो टैक्सेबल होंगे ना, सर कैसे टैक्सेबल होंगे वो अपने को देखना है। अगर आपको मनी गिफ्ट में मिली है, ना तो देखना पड़ेगा क्या मनी 50,000 के ऊपर साल भर में मिली है, तो जितनी मिली है ना पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। अगर 50,000 के ऊपर 1 रुपया मिल रही है ना सर, पूरी पूरी टैक्सेबल हो जाएगी, वो आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है? अगर सर कोई मूवेबल प्रॉपर्टी मिली हुई है, ना सर, अगर फ्री में मिल गई आपको, अगर आपको किसी ने कोई कार, सर आपको कोई ज्वेलरी फ्री में दे दी, सर वो टैक्सेबल हो जाएगी। सर कितनी होगी सर, अगर एफएमवी उसकी 50,000 से ज्यादा की है। अगर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी मिल रही है सर, उसकी एफएमवी अगर 50,000 से ज्यादा की होगी ना, पूरी की पूरी एंटायर एफएमवी टैक्सेबल हो जाएगी अपनी। सर लेकिन हुआ क्या ना, लोगों ने क्या किया, मेरे को ना सर ज्वेलरी दी सर, लेकिन कम वैल्यू में दी। मतलब हुआ क्या, 1 करोड़ की ज्वेलरी मेरे को गिफ्ट कर दी, लेकिन मेरे से 1 लाख रुपए ले लिए। सरकार कहती है अगर आपने इनएडिक्वेट कंडीशन में आपको गिफ्ट मिला है ना, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में अगर कोई गिफ्ट मिल रहा है ना, जितना भी एफएमवी है उसमें से कंसिडरेशन हटा दो, जितना अगर डिफरेंस अगर 50,000 ज्यादा का है ना सर, उस डिफरेंस को ना सर आप टैक्सेबल करा दो। यानी 1 करोड़ का अगर मिल रहा है गिफ्ट और मैंने उसके बदले 1 लाख रुपए दिया है, तो 99 लाख रुपीज ना मेरे हाथ में गिफ्ट हेड में टैक्सेबल करा दोगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? सर इमूवल प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है? इमूवल प्रॉपर्टी के लिए ध्यान से सुनना, अगर आपको कोई इमूवल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के मिल रही है,
अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिना कंसिडरेशन के लिए मिल रही है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उसकी एसडीवी 50,000 ज्यादा की है क्या। अगर एसडीवी 50,000 ज्यादा की है, तो आप एंटायर एसडीवी को ना टैक्सेबल करा दोगे। लेकिन कहते हैं ना कि अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में आपको गिफ्ट मिल रहा है, सर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन क्या होता है, मेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन उसकी आपकी मैंने उसके पैसे कितने दिए सर, 1 लाख रुपए पैसे दिए हुए हैं। उसमें क्या होता है सर, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 ज्यादा का है ना, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन अगर 50,000 ज्यादा का है ना, और सर एसडीवी ना 110% से ज्यादा की कंसिडरेशन से, फॉर एग्जांपल हुआ क्या, मेरे को 1 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट मिली। उसके बदले मेरे से पैसे कितने लिए, 1 लाख रुपए लिए गए। सर उस प्रॉपर्टी की एसडीवी कितनी है, उस प्रॉपर्टी की एसडीवी कितनी है, एसडीवी कितनी है, एसडीवी मान लो 50 लाख रुपए की है। एसडीवी मान लो 50 लाख रुपए की, चलो एसडीवी मान लो, आपने एसडीवी मान लो 1 करोड़ रुपए की, 1 करोड़ रुपए की एसडीवी, 1 करोड़ रुपए की एफएमवी है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए की एफएमवी है, 1 करोड़ रुपए की एसडी है सर, मैंने 1 लाख रुपए में ले लिया। पहले पूछता है 2 कंडीशंस को फुलफिल कराओ। क्या कहता है, एसडीवी माइनस कंसिडरेशन जो है ना, कंसिडरेशन क्या वो 50,000 ज्यादा का है? सर एसडीवी माइनस कंसिडरेशन 99 लाख का है ना, यानी ये ज्यादा का है 50,000 से। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो? सेकंड कंडीशन क्या कहता है, एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। सर एसडीवी कितनी, 1 करोड़ की, सर 110% ऑफ कंसिडरेशन कितना है सर अपना, 110% कंसिडरेशन कितना है, 1 लाख का, यानी कह सकता हूँ 1.1 लाख। यानी सर इस केस में भी ना अपनी एसडीवी ज्यादा है 110% से भी, यानी जितना भी डिफरेंस है ना, जितना भी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस है, यानी 99 लाख रुपीस का, सर ये मेरे लिए टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द गिफ्ट सेक्शन। क्या आपको ये बात भी समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है सर, ये बात भी अपने को समझ में आ गई। एक बात और ध्यान देना, क्या ध्यान देना सर, अगर मेरे को 20,000 रुपए का गिफ्ट मिल रहा है, सर गिफ्ट पैसे का मिल रहा है, और उसके अलावा सर मेरे को 40,000 रुपए की ज्वेलरी मिल रही है, मेरे को क्या क्या मेरे लिए टोटल 60,000 रुपीज टैक्सेबल होगा कि ये दोनों एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों 50,000 की लिमिट में है। सर इसमें एक प्रोविजन है, कहता है कि ये जो मनी है और मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, आपको टोटल में भी 50,000 का देखना है। अगर टोटल में 50,000 ज्यादा का है ना, तो उस केस में भी ये टैक्सेबल हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना सर, अगर एग्रीगेट 50,000 ज्यादा का है इन दोनों का, तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हुआ क्या, मनी मेरे को मिली 15,000 रुपए की, सर ज्वेलरी मिली 25,000 रुपए की, शेयर्स मिले 20,000 की, यानी टोटल 60,000 रुपए मिल गया ना, यानी पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक और चीज का ध्यान देना, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना, क्या बोल रहा हूँ सर, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, सारी की सारी मूवेबल प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करनी सर, कुछ गिनी चुनी मूवेबल प्रॉपर्टीज को ही कंसीडर करना है सर। कौन कौन सी सर, शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, ड्राइंग्स, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, बुलियन, वर्चुअल डिजिटल एसेट। सर ये सब के सब ना अपने को मान के चलना पड़ेगा, ये सब के सब आपको मान के चलना पड़ेगा कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, यही सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी। इनके अलावा कुछ भी अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है ना सर, वो एग्जेप्ट हो जाता है। इनके अलावा अगर कुछ भी मिल रहा है ना, एग्जेम्प्ट हो जाता है सर। अगर कोई कार मिली तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, अगर कोई वॉच मिली तो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अंबानी की जी की शादी में, अब अंबानी जी की शादी में जो लोगों को बारातियों को गिफ्ट मिला 2-2 करोड़ की वॉच, सर वो एग्जेम्प्ट गिफ्ट है। इस चीज का आपको ध्यान देके चलना पड़ेगा सर। ध्यान देना पड़ेगा, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, बुलियन सर, वर्चुअल डिजिटल एसेट, सर यही प्रॉपर्टी होती है। इनके अलावा बाकी जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अच्छा, ध्यान देना पड़ेगा सर, प्रॉपर्टी को ना सिर्फ कैपिटल एसेट होना चाहिए सर, स्टॉक इन ट्रेड नहीं होना चाहिए फॉर द रेसिपिएंट। अगर एक रेसिपिएंट के लिए ना वो स्टॉक इन ट्रेड है, फॉर एग्जांपल मेरे को घड़ी गिफ्ट में मिली और सर घड़ी बेचने का ही मेरा काम है, तो अगर मेरा बिजनेस है ना वो, तो सर फिर ये मूवेबल प्रॉपर्टी वाले कंडीशन में नहीं कवर होगा सर, इस सेक्शन से मैं बाहर हो जाऊंगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? फिर उसके अलावा कुछ नोट्स है सर, अगर कोई भी गिफ्ट ना एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन से मिल रहा है सर, अगर अगर बिजनेस प्रोफेशन में मिल रहा है सर, वो पीजीपी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। सर अगर कोई भी गिफ्ट एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप से मिल रहा है ना सर, वो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एक चीज का स्पेशल ध्यान देना, अगर मेरा बॉस मेरे को मेरी शादी में गिफ्ट दे रहा है ना कोई भी सर, अगर मेरा बॉस मेरी शादी में कोई गिफ्ट दे रहा है ना सर, वो भी सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा सर। लेकिन 3 चीजों में, 4 चीजों में ना कह दिया कि 56 न्यूटन एप्लीकेबल ही नहीं है। भले आपको लग रहा होगा एप्लीकेबल है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है। 4 चीज केसेस को उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया सर। कौन कौन सा? कहते हैं अगर कभी भी ना शेयर ऑफ यस बैंक मिल रहा है अंडर रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, सर यस बैंक को बेचने की बात निकली थी, तो यस बैंक के शेयर जो भी खरीदे ना सर, उसको भले उसकी इंटरनेसिक वैल्यू से कम में खरीद रहा है सर, लेकिन उसमें कोई भी गिफ्ट का कंपोनेंट नहीं सर, उसको हम एग्जेम्प्ट मान लेंगे। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। फिर सर कहते हैं रिसीट ऑफ शेयर्स ऑफ किसी कंपनी, सर सब्सिडरी की, उस कंपनी की सब्सिडरी के, सब्सिडरी ऑफ सब्सिडरी कंपनी के, सर किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं सर जिसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सस्पेंड कर दिया एनसीएलटी ने ऑन एप्लीकेशन बाय सीजी। सर यानी अगर किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एनसीएलटी ने सस्पेंड कर दिया, तो उस कंपनी के शेयर ना अगर आपको सस्ते में मिल रहे हैं, या उस कंपनी के सब्सिडी के शेयर्स, या उस कंपनी के सब्सिडरी के शेयर्स अगर आपको सस्ते में मिल रहे हैं ना, उस सबका सब एग्जेम्प्ट मान लिया जाएगा, उन सबको टैक्सेबल नहीं कराया जाएगा आईएफओ हेड में। फिर कहता है इक्विटी शेयर्स ऑफ पीएसयू रिसीव्ड बाय 1% इन द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। सर अगर स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट में किसी कंपनी के अगर शेयर किसी ने खरीदे हैं सर, पीएसयू के शेयर्स खरीदे हैं ना, उस केस में भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एयर इंडिया के लिए सर, एयर इंडिया वापस टाटा ने जब खरीदी थी, बहुत ही कम वैल्यू में खरीदी थी, कम वैल्यू में खरीदी थी, तो जितना भी रिड्यूस वैल्यू में खरीदा ना सर, वो गिफ्ट हेड में टैक्सेबल नहीं होगा टाटा लोगों के लिए।
क्या ये बात आपको समझ में आई? ठीक है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 मिनट आपका ध्यान चाहिए। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 2 मिनट का ध्यान चाहिए। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने नो कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया ना, सर क्या टैक्सेबिलिटी होती है? सारी चीज़ों के लिए आपके सामने यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। सुनना ध्यान से। अगर ट्रांसफरर है, ट्रांसफर यानी मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। सर मेरे पास कैपिटल एसेट की तरह होल्ड कर रखा है मैंने। अगर मैंने कैपिटल एसेट की तरह इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है ना, तो अगर कभी मैं ट्रांसफर करता हूँ ना सर, मेरे लिए क्या टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, मेरे को देखना पड़ेगा उस केस में सेक्शन 50 सी कहता है कि एसडीवी जो होगी ना, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को फ्री में दे रहा हूँ, इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में दे रहा हूँ, तो जो मेरी एसडीवी होगी ना सर, वो मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी और मेरे हाथ में कैपिटल गेन लग जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई सर। लेकिन अगर मैं ट्रांसफर हूँ और मेरे पास ना प्रॉपर्टी सर स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखी हुई है, मेरा काम ही स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट करना है, प्रॉपर्टी खरीद के बेचना है, तो सर उस केस में क्या करूंगा? उस केस में क्या करूंगा, मेरे लिए बोला जाएगा, अगर मैंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया ना प्रॉपर्टी, अगर मैंने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया ना प्रॉपर्टी, सरकार बोलती है ना बाबा ना, ऐसे अलाउड नहीं होगा, तुमको ना सेक्शन 43 सीए का कंप्लायंस करना पड़ेगा। अगर आपने जो ट्रांसफर किया है ना सर, उसमें आपको कंसिडरेशन से अगर एसडीवी 110% ऑफ द कंसिडरेशन ज्यादा किए ना, उस केस में ना सर, अगर मेरा बिजनेस ही क्यों ना हो सर, मेरे लिए एसडीवी कंसिडरेशन बन जाए। बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई सर। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस की बात कर रहा हूँ सर। एक बात बताओ, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का, मैंने अगर प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए की है, मैंने किसी को 1 लाख रुपए में दे दी, कितनी टैक्सेबिलिटी आएगी सर? मेरे लिए फुल वैल्यू कंसिडरेशन 1 करोड़ ही मानी जाएगी। एक बात बताओ, अगर मैंने गिफ्ट कर दिया किसी को गिफ्ट कर दिया क्या? अगर मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया क्या? सर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन से इसको हटा दिया है सर। सर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सिर्फ कैपिटल एसेट्स में लगती है। मेरे लिए क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है ना, मेरे लिए क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड है ना, मेरे ऊपर प्रॉपर्टी की डेफिनेशन नहीं लगेगी ना, इसलिए अगर मैं रिलेटिव को भी दे रहा हूँ ना सर, उस केस में भी ना एसडीवी माना जाएगा, एफवीओसी। ये पॉइंट भी आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर लास्ट में कहता है फॉर ट्रांसफर सर, जो रिसीव कर रहा है सर गिफ्ट में, उसके लिए क्या टैक्सेबिलिटी है सर? अगर उसके हाथ में कैपिटल एसेट है, अगर ट्रांसफर रिसीव करने वाला सर, अगर कोई कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट करता है ना, उसके लिए क्या टैक्सेबिलिटी आ जाएगी सर? ऊपर जो पढ़ के आया ना, यही सेम टू सेम टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। अगर विदाउट कंसिडरेशन मिल रहा है तो सर एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन मिल रहा है तो एसडीवी माइनस कंसिडरेशन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर ही स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रहा है ना, यानी मेरे को प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली हुई है, और मेरा काम ही बिजनेस करना है ना, तो फिर 56(2)10 अप्लाई नहीं होगा, मेरे लिए उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जीरो बन जाएगी। बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है सर, ये पॉइंट भी समझ में आ गया। फिर कहता है वैल्यूएशन रूल सेम टू सेम लगने वाले जैसे 50 सी में लगने वाले थे। 50 सी में क्या वैल्यूएशन रूल से सर, अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वैल्यूएशन ऑफिसर, अगर अपनी एसडीवी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर सकता हूँ। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की एसडीवी से मैं सेटिस्फाइड नहीं रहता ना, जो ओरिजिनल एसडीवी थी आप वो ले लो, लेकिन अगर वैल्यूएशन ऑफिसर की एसडीवी से आप सेटिस्फाइड हो तो वैल्यूएशन ऑफिसर की एसडीवी ले लो। सर सेम टू सेम आपको मानना पड़ेगा। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द ट्रांसफर क्या होगा? एक बार ट्रांसफरी को मिल गया ना एसेट, एक बार ट्रांसफरी को एसेट मिल गया ना सर, उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? सर कहता है ट्रांसफरी के लिए ना आपको देखना पड़ेगा सर, क्या ट्रांसफर एग्जिम ट्रांसफर था, क्या एग्जेम्प्ट ट्रांसफर था, क्या पुराने वाले ट्रांसफर के लिए सर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर था? अगर एग्जेम्प्ट ट्रांसफर था ना, उस केस में जो भी पुराने वाले ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी ना, वो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लोगे। और सर कहते हैं ना, अगर ट्रांसफर टैक्सेबल ट्रांसफर था, यानी पुराने वाले ओनर ने ना, ट्रांसफरर ने ना उस पर टैक्स भरा हुआ है सर, उस केस में कितनी बन जाएगी सर? अगर ना उसने स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रखा है ना, अगर उसने स्टॉक इन ट्रेड की तरह ट्रीट कर रखा है, जितना भी कंसिडरेशन उसने पे कर दिया ना सर, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। लेकिन ध्यान देना, अगर आपने उसको कैपिटल एसेट की तरह ट्रीट किया हुआ है ना, तो जो भी एफईओसी है ना सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द ट्रांसफरर, वो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बन जाएगी। अगर थोड़ा सा स्लो लग रहा है दोस्त, रिवीजन है, एक बार इसको रीड कर लेना, आराम समझ में आ जाएगा। इस बुक का पीडीएफ पूरा मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया, बहुत सुंदर तरीके से दे रखा है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सर फैमिली पेंशन की बात करें तो फैमिली पेंशन रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ द एम्प्लॉइज, अगर किसी की डेथ के बाद ना अगर फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उसमें को डिडक्शन मिलता है, कितना मिलता है सर? 1/3 ऑफ द फैमिली पेंशन जितनी मिल रही है सर, या तो वो एग्जाम हो जाएगी, या तो सर 15,000 रुपए पर एनम सर, विच एवर इज लोअर, अपने लिए डिडक्शन मिल जाएगा, अपने को उतने से डिडक्शन मिल जाएगा फैमिली पेंशन में। ठीक है। एक चीज का और ध्यान देना, कहता है अगर फैमिली पेंशन रिसीव्ड बाय द रेसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र और वीर चक्र, सर किसी अगर फौजी को परमवीर चक्र या वीर चक्र मिला हुआ है, उसकी डेथ के बाद अगर कोई फैमिली पेंशन मिल रही है ना, तो वो पूरी पूरी एग्जाम हो जाती है। फिर लास्ट में कहता है अगर फैमिली पेंशन रिसीव बाय विडो चिल्ड्रन, सर किसी विडो को या फिर किसी चिल्ड्रन को, किसके सर? आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को, या फिर सर पैरामिलिट्री फोर्सेस के अगर किसी चिल्ड्रन को या फिर वाइफ को अगर सर कोई फैमिली पेंशन मिल रही है सर, वो पूरी की पूरी एग्जाम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, क्या बात कर रहा हूँ सर, शेयर इशूड अंडर प्रीमियम, सर अगर प्रीमियम में कभी शेयर इशू हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू अगर 100 रुपए की थी, तुम स्टार्टअप हो सर, तुमने बहुत ज्यादा वैल्यू पे शेयर इशू कर लिए, जितना भी एक्सेस वैल्यू पे तुमने शेयर इशू किया है ना, वो सारे के सारे तुम्हारे हाथ पर टैक्सेबल हो जाएंगे अंडर द हेड आईएफओएस। सर क्या कहता है
इफ शेयर्स आर इशूड टू रेसिडेंट शेयर होल्डर, सर सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को, सर किसने इशू किए? एक क्लोजली हेल्ड कंपनी यानी अनलिस्टेड कंपनी ने, किसी भी अगर अनलिस्टेड कंपनी ने अगर अपने किसी रेसिडेंट शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए, और सर शेयर्स की वैल्यू ना सर इशू प्राइस इज मोर देन एफएमवी, सर इशू प्राइस ना एफएमवी से बहुत ज्यादा है, सर एफएमवी इतनी, इशू प्राइस बहुत ज्यादा, यानी तुमने ना शेयर्स इशू बहुत ज्यादा कमाई की है, तुमने बहुत ज्यादा कमाई की है सर, जितना भी डिफरेंस है ना वो कंपनी के हाथ में सर आईएफओएस हेड में टैक्सेबल पहुंच जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया एंजल टैक्स? होप सो क्लियर हो गया होगा सर। लेकिन कहते हैं ना एंजल टैक्स का ना प्रोविजन सर दो केसेस में ना अपने लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दो केसेस में सर एंजल टैक्स के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। सर कौन-कौन से दो केसेस? सर कहते हैं अगर आपने फंड्स रिसीव किए किससे, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट से इश्यू किए, या फिर वेंचर कैपिटल कंपनी ने किया है, या फिर सर अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में से अगर आपने पैसे इश्यू किए है ना, सर इस केस में ना आपको सर 5627 बी के प्रोविजंस नहीं लगने वाले। अगर आप भले सर एफएमवी से बहुत ज्यादा पे भी इश्यू करते हो ना, तो भी आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला। सेकंड चीज, अगर ये पैसे ना किसी स्टार्टअप को मिलते हैं, सुनो ध्यान से, अगर कोई स्टार्टअप रेज करता है ना सर एफएमवी से बहुत ज्यादा प्राइस पे अगर रेज करता है ना, तो भी एग्जेम्पशन हो जाएगा। ये आपको समझना है। सर अब एक मुद्दा क्या है सर, स्टार्टअप होता कौन-सा है? स्टार्टअप होता कौन-सा है सर, उसको ध्यान से सुनना क्या कहता है, स्टार्टअप होता कौन-सा है? सर स्टार्टअप वो होता है ना जो कि ना काम करता है इनोवेशन में, डेवलपमेंट में, प्लस सर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, सर इस चीज़ से रिलेटेड काम करता है, वो स्टार्टअप बन जाता है। ओके सर। फिर कहते हैं अगर आप 100 करोड़ की जो ध्यान देना सर, ध्यान देना। स्टार्टअप वो है जिसके पिछले 10 साल में ना इनकॉर्पोरेशन से लेके अगले 10 साल तक में ना 100 करोड़ का टर्नओवर किसी भी साल में क्रॉस नहीं किया हो। जहाँ 100 करोड़ पर एनम का टर्नओवर क्रॉस हो गया ना आपका, सर उस केस में आप एलिजिबल स्टार्टअप नहीं रहोगे। तीसरी चीज़ कहता है, सर कहता है कि उस किसी भी स्टार्टअप की ना सर शेयर कैपिटल सर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम सर मिला के ना ग्रेटर देन 25 करोड़ नहीं होना चाहिए। 25 करोड़ ही होगा तो ही आपको एलिजिबल स्टार्टअप बोला जाएगा। मैंने क्या बोला, एलिजिबल स्टार्टअप को 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता है सर, इनोवेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ठीक है। सर 100 करोड़ का टर्नओवर किसी भी साल में आप क्रॉस नहीं करोगे। सर प्लस कहता है शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम सर मैक्सिमम सर 25 करोड़ तक ही जा सकता है। इश्यू करने के बाद भी 25 करोड़ तक ही जाने वाला है। सर इस केसेस में ना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत है सर, 25 करोड़ की जो लिमिट है ना, 25 करोड़ की लिमिट है ना, इसमें आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स एक्सक्लूड करने हैं। यानी ये लोग अगर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो आप 25 करोड़ की लिमिट में कंसीडर नहीं किए जाओगे। सर कौन-कौन से लोगों को बोल रहा है? सर अगर कोई वेंचर कैपिटलिस्ट या फिर सर वेंचर कैपिटल फंड अगर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो जो 25 करोड़ वाली लिमिट है ना सर शेयर कैपिटल और प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम वाली, सर इस 25 करोड़ की लिमिट में सर आप वेंचर कैपिटलिस्ट को इंक्लूड नहीं करने वाले। सर अगर कोई नॉन रेजिडेंट आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है ना सर, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। और फिर लास्ट में कहते हैं ना कोई बड़ी-बड़ी कंपनी अगर आपके बड़ी-बड़ी कंपनी अगर आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करी ना, तो आप इनके द्वारा दिए हुए पैसे भी ना उस 25 करोड़ की लिमिट में इंक्लूड नहीं करने वाले। ध्यान से सुनना सर, बड़ी-बड़ी कंपनी कौन-सी होती है? सर ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है। ऐसे शेयर्स जिनके फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड है एंड सर लिस्टेड कंपनी हो, सर जिसकी नेट वर्थ ना 100 करोड़ से ज्यादा की हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ से ज्यादा की नेट वर्थ हो, और सर लास्ट में कहता है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में ना सर उसकी 250 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो। मैंने क्या बोला सर, 3 लोगों को ना आपको अपनी 25 करोड़ वाली शेयर कैपिटल वाली लिमिट से एक्सक्लूड करना है। मैंने क्या बोला सर, नॉन रेसिडेंट को, सर उसके अलावा वेंचर कैपिटलिस्ट को, फिर उसके अलावा कहा बड़ी-बड़ी कंपनीज। सर बड़ी-बड़ी कंपनीज कौन-कौन सी होती हैं? कहता है शेयर्स फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड होने चाहिए। उसके अलावा सर कहता है नेट वर्थ 100 करोड़ से ज्यादा की होनी चाहिए। उसके अलावा सर कहता है कि आपका जो टर्नओवर है ना सर 250 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए पिछले साल में। उन सारी बड़ी कंपनियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है ना, तो 25 करोड़ की लिमिट में उसको इंक्लूड हम नहीं करने वाले। प्लस सर स्टार्टअप्स के लिए ना और भी कुछ कंडीशंस दे दी। सर क्या कहता है सर, जो भी आपको एक्स्ट्रा मिले हुए पैसे ना सर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करने वाले 7 साल में, कहीं एक स्पेसिफाइड जगह पे इन्वेस्ट नहीं करने वाले। सर इन 7 जगह पे आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले, अदरवाइज़ आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लो। सर कौन-कौन सी 7 जगह कहता है? सर आप ना रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यूज़ नहीं करने वाले। रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी या फिर से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप नहीं खरीदने वाले। सर आपको एक्स्ट्रा पैसे मिले हैं, लोगों से तुमने फंडिंग उठाया हो तो फिर प्रॉपर्टी खरीदोगे, कहा तुम फंडिंग नहीं खरीद सकते। सर आप किसी को लोन और एडवांस नहीं देने वाले। आप लोन और एडवांस किसी को नहीं देने वाले उस शेयर कैपिटल के पैसे से। सर किसी और पार्टनरशिप फर्म में ना सर आप इन्वेस्ट नहीं करने वाले। पार्टनरशिप फर्म में या किसी शेयर कैपिटल में किसी और कंपनी में ना सर आप इन्वेस्ट नहीं करना कोशिश करके। उसके अलावा सर कहता है कि आप शेयर सिक्योरिटीज़ को भी नहीं खरीदने वाले। सर शेयर सिक्योरिटीज़ भी नहीं खरीदने वाले उस केस में। सर शेयर सिक्योरिटीज़ नहीं खरीदने वाले। फिर लास्ट में कहता है आपको ज्वेलरी, आर्टिस्टिक वर्क, बुलियन भी नहीं खरीदने वाले। और सर फिर कहता है इसके अलावा कोई मोटर व्हीकल, एयरक्राफ्ट या जिसकी कॉस्ट 10 लाख से ज़्यादा की है ना सर, वो भी नहीं खरीदने वाले। यानी अगर कोई कार खरीदने 10 लाख तक की अलाउड है, लेकिन अदरवाइज़ आप नहीं खरीद सकते। सर किसी भी स्टार्टअप की बात करें, सर स्टार्टअप अगर 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 सर बहुत ज़्यादा वैल्यू उठा रहा है सर, एफएमवी से बहुत ज़्यादा वैल्यू पे अगर शेयर्स उठा रहा है ना, वो सारे पैसों को ना सर इन जगह पे यूज़ नहीं कर सकता। मैं ये पढ़ा रहा हूँ। लेकिन सर इसमें भी एक छोटा-सा एक्सेप्शन है। कहता है कि अगर आपका बिज़नेस ही उस चीज़ का है ना, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका काम ही लोन पे पैसे देने का है ना, उस केस में लोन देना अलाउड है। अगर आपका काम ही सर रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में यूज़ करना है, ट्रेडिंग करना है ना, उस केस में अलाउ हो जाता है। सर आपका काम ही सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, आपका काम ही शेयर्स खरीदना-बेचना है, आपका काम ही ज्वेलरी का है, आपका काम ही बुलियन का है, आपका काम ही मोटर व्हीकल का है ना, उस केस में आप कर सकते हो। अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस पे कर रहे हो, तो आपको अलाउड हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने पढ़ रहे हैं, सर आपने सारी इनकम तो ऑफर कर दी, अब सर कुछ डिडक्शंस भी मिलेंगे।
कुछ डिडक्शंस मिलेंगे सर। अलाउएबल डिडक्शंस कौन-कौन से होंगे? सर कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको अगर कोई भी मिल रहा है ना सर, अगर कोई भी डिविडेंड मिल रहा है, अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है सर, कौन-सा डिविडेंड मिल रहा है दोस्त? कौन-सा डिविडेंड मिल रहा है? कौन-सा डिविडेंड मिल रहा है? सर किसी भी ना यूटीआई म्यूचुअल फंड्स का, यूटीआई का म्यूचुअल फंड का डिविडेंड मिल रहा है सर, शेयर्स का डिविडेंड मिल रहा है। सर इस डिविडेंड को कमाने के लिए ना अगर आपने कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस दे रखा है ना, तो 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम, 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम ना आपके लिए डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अगर आपने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया हुआ ना इस डिविडेंड को कमाने के लिए, तो 20% ऑफ द डिविडेंड इनकम आपको अलाउ हो जाएगा। फिर लास्ट में फिर सेकंड कहता है सर, अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड है, अगर आपकी जमीन कंपल्सरीली एक्वायर हो गई और सर उसमें आपको कंपनसेशन बहुत लेट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट तो आईएफओएस सेट में टैक्सेबल हो जाएगा सर, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है ना उस पे 50% का ना सर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा सेक्शन 57 में। फिर लास्ट में कहता है ना, एनी एक्सपेंडिचर होलली इनकर्ड एक्सक्लूसिवली इनकर्ड टू अर्न सच इनकम, सर वो आपको अलाउ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने इंटरेस्ट कमाने के लिए सर इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट कमाने के लिए मैंने इंटरेस्ट पे किया है तो मेरे को डिडक्शन मिल जाएगा। इंटरेस्ट कमाने के लिए मैंने कोई ब्रोकरेज पे की है सर, वो मेरे को मिल जाएगा सर। लेकिन इंटरेस्ट कमाने के लिए अगर मैंने कोई कार खरीदी है ना सर, कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको इस हेड में डिडक्शन नहीं देने वाला। ये बात भी समझ में आ गई। सर कुछ एक्सपेंडिचर सेक्शन 57 में अलाउ नहीं होने वाले, ध्यान से सुनना कौन कौन से। कहते कोई पर्सनल एक्सपेंसेस आप नहीं डालने वाले, कोई पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं डालने वाले। अगर कोई सैलरी इंडिया के बाहर आप पे करना चाह रहे थे, सैलरी आपने पे की खर्चे में, लेकिन उसपे टीडीएस नहीं काटा तो वो भी आप नहीं कर सकते। सर अगर आपने कोई कैश पेमेंट किया हुआ है 10,000 से ज़्यादा का, सर क्या कहता है 40A3 को अगर आपने कंप्लाई नहीं किया, सर अगर आपने कैश पेमेंट 10 लाख 10,000 से ज़्यादा का एक बार में कर दिया एनी पर्सन सिंगल डे में, सर वो वाला खर्चा भी ना आप 57 के डिडक्शन नहीं ले सकते। सर अगर आपको कोई कैजुअल इनकम है दोस्त, अगर कैजुअल इनकम यानी तुमको लॉटरी में 1 करोड़ की इनकम हुई है, तो अगर लॉटरी में 1 करोड़ की इनकम उसमें तुम्हारे जितने भी इंसिडेंटल खर्चे तुमको कोई भी खर्चे अलाउ नहीं होने वाले। कोई भी कैजुअल इनकम से रिलेटेड खर्चे आपको अलाउ नहीं होने वाले। फिर लास्ट में कहता है ना, कोई भी अगर आपने खर्चा किया हुआ है ना, उस पे टीडीएस काटना चाहिए था। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम कमाने के लिए खर्चा किया हुआ है, उस पे टीडीएस काटना चाहिए था। आपने टीडीएस नहीं काटा ना, तो 30% वो आपके लिए डिसअलाउ हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? फिर लास्ट में एक छोटा-सा केस लॉ था सर, लास्ट में केस लॉ था मंजू एंड कंपनी केरला हाई कोर्ट का। क्या केस लॉ कहता है? सर एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन लॉटरी बेचता था। सो लॉटरी बेचने के बाद ना कुछ लेफ्ट ओवर टिकट्स बच गए उसके पास, लेफ्ट ओवर टिकट्स बच गए सर, इस लेफ्ट ओवर टिकट्स में से 1 करोड़ की लॉटरी लग गई उसको 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। उसका कहना था कि जो 1 करोड़ की इनकम है ना सर, ये मेरी पीजीबीपी की इनकम है। ये मेरी पीजीबीपी की इनकम है और सर इसका ना मेरे को इसमें डिडक्शंस अलाउ हो जाएँगे सर, ये नॉर्मल स्लैब रेट से टैक्सेबल होना चाहिए। सर केरला हाई कोर्ट ने बोला, ज़रूरी नहीं है ना बाबा, जितनी भी कैजुअल इनकम है ना वो आपकी अदर सोर्सेस ही होंगी। सिर्फ और सिर्फ आप टिकट्स बेचते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी लॉटरी की इनकम सर आपके लिए पीजीबीपी की इनकम बन जाएगी, ये आपके लिए अदर सोर्सेस की इनकम होगी। मैंने आपको रिवाइज़ करवा दिया कैपिटल गेन। अगर कोई दिक्कत, अगर आइए कोई रिवाइज़ करवा दिया, अगर कोई भी डाउट आता है ना, टेलीग्राम चैनल पे आओ, मैं आपको ज़रूर उस डाउट को भी क्लियर कर दूँगा। होप सो अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कर रहा हूँ। वेट फॉर दैट। सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को, लाइक करो यार, तुम लोग लाइक नहीं करते वीडियो को। जैसे ही लाइक करोगे ना मुझे बहुत मोटिवेशन आ जाएगा। तो डोंट वरी, अगला वीडियो आपके क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर बेस्ड होने वाला है, ठीक है? तो सी यू वेरी सून। अच्छे से पढ़ो एंड मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।